जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए, जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। इन्हीं सिद्धांतों को ही जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्ण अक्ष की तिर्यकता, विषुव अयन इस सिद्धांत के अंग हैं। वहीं दूसरी ओर सौर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, के अनुसार ग्रीन हाउस हरित गृह गैसें वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें से प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल वाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 और ओजोन O3, जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। जलवायु परिवर्तन के मापन हेतु हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बड़ी मात्रा में बर्फ की चादर आइस शीट पाई जाती है, जिनसे आइस कोर को निकाला जाता है। इनसे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित होगी। इससे मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन के कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्य संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। ध्यातव्य है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समोच्च बांध, अनुपद सशन एवं शून्य जुताई पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालिक संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 29%। संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर तथा रूस 5% के साथ चौथे व जापान 3% के साथ 5वें स्थान पर है। इसे करंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेंगे। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना गया है। एशिया पैसिफिक संघ एपेक के जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है।
यह विश्व की कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। प्रश्न कोश पहला प्रश्न, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 2015 के अकॉर्डिंग ऑप्शन है ए पेरिस। 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ था और 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। इससे पूर्व यह सम्मेलन 2020 में होना प्रस्तावित था, जिसे कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया था। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है O2 ऑप्शन डी। ग्रीन हाउस हरित गृह गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें से प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4, ओजोन O3। उपर्युक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? ए चीन। एक्सप्लेनेशन, वर्तमान में 2021 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। विश्व की कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 29% उत्सर्जित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर और जापान 3% के साथ 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो ऑप्शन है बी चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो ये है भूटान, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 2050 के लिए नेट ज़ीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका अभिप्राय यह है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय यह है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण एवं अवशोषण से होगी, निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, नेट ज़ीरो का तात्पर्य उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है। वैश्विक ऊष्मन को 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट ज़ीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है। वर्ष 2015 के पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार किया गया। भूटान वर्तमान में कार्बन नेगेटिव वाला देश है और उसने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने वर्ष 2040 तथा अर्जेंटीना ने वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वो है कृषि से प्रभावित होती है। एक्सप्लेनेशन, जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन आर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए।
ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही कारण है और सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण एवं खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण, जबकि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग ये संबंधित है, और पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रिज्या यानी कि झुकाव ये भी ठीक है, और विषुव आयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति ये भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत है, जबकि सौर विकिरण इसका ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रिज्या, विषुव आयन इस सिद्धांत के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो मिलुटिन मिलानकोविच, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो ये था आइस कोर, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन से या सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन और संग्रहण में सहायक है? तो समोच्च बांध, शून्य जुताई और अनुपद सस्यन तीनों के तीनों ही हैं, ऑप्शन सी। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त सभी समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन और संग्रहण में सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। सही उत्तर है पॉइंट 2। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। यह भी सही है। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्था ICRISAT और CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 उत्तर होगा। एक्सप्लेनेशन, CCAFS ग्लोबल वार्मिंग तथा उससे उत्पन्न कृषि संबंधी खतरों के निराकरण हेतु समर्पित कार्यक्रम है। इसी के तत्वाधान में भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण को लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु
परामर्शदात्री समूह CGIAR द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकते हैं? पहला, परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर। दूसरा, निःशेष तेल एवं गैस भंडार। तीसरा, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भिक संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल एवं गैस भंडार तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? पहला है ताम्र स्लैग। दूसरा है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, ये भी सही है। जियो टेक्सटाइल, ये भी सही है। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी नहीं। पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी नहीं। तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी एवं जियो टेक्सटाइल के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? पहला, जिसकी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 45% है, वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। वे क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन देना चाहते हैं। नीचे दिए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। एशिया पैसिफिक संघ एपेक की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। यह देश विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय UNFCCC सचिवालय ने मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है, जो जलवायु तटस्थता क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों एवं सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इस रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो पहला प्रयास था 1972 में स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन। उसके बाद 1979 में पहली वैश्विक जलवायु बैठक। 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का गठन। उसके बाद 1990 में IPCC की पहली रिपोर्ट प्रकाशित होना। 1991 में अंतर सरकारी समझौता कमेटी
INC की पहली बैठक। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था INC द्वारा, और UNFCCC टेक्स्ट अंगीकृत किया गया था 1992 में। फिर 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP COP1 की बैठक बर्लिन में की गई थी। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत किया गया था, और इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में ही ये डिसाइड किया गया था इसी समय 1997 के बाद पहली प्रतिबद्धता सीमा वर्ष 2008 से 2012 तक की होगी। उसके बाद 2001 में माराकेश समझौता हुआ था, और इसी समझौते के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत नियमों का प्रावधान किया गया। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आया। MOP 1 की पहली बैठक हुई थी यहीं पे, और फिर वर्ष 2007 में बाली रोड मैप तैयार हुआ, और बाली एक्शन प्लान रेडी होने के बाद 2009 में कोपेनहेगन समझौता हुआ, और उसके बाद इसी समझौते के बाद $100 बिलियन वर्ष 2020 तक एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2010 में कानकुन समझौता हुआ, और इसी समझौते के तहत हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति हुई। वर्ष 2011 में डर्बन प्लेटफॉर्म आया, और यहीं पे वर्ष 2020 से नई वैश्विक जलवायु व्यवस्था बनाने पर सहमति हुई। वर्ष 2011 के बाद 2012 में दोहा वार्ता क्योटो प्रोटोकॉल द्वितीय चरण हुआ 2013 से 2020 तक का, और यहाँ पे डिसाइड किया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1930 के स्तर की तुलना में 18% घटाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2013 में वार्सा सम्मेलन हुआ, जहाँ पे UNREDD+ की संस्तुति हुई। वर्ष 2014 में लीमा वार्ता हुआ, और यहाँ पे डिसाइड किया गया पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि की तैयारी स्टार्ट हुई, और सामान्य किंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों का सिद्धांत आया। और 2015 में पेरिस समझौता हुआ। औद्योगिकरण से पूर्व के स्तर के वैश्विक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होगी, यह पेरिस समझौते के तहत डिसाइड किया गया। वर्ष 2016 में अगेन माराकेश सम्मेलन हुआ, और उसके बाद 2017 में बॉन सम्मेलन हुआ। उसके बाद 2018 में कटोविश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, और 2019 में मैड्रिड स्पेन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। फिर 2021 में COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम सम्मेलन हुआ, और यहाँ पे MOP1 द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविश पोलैंड में आयोजित हुआ था। वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। वर्ष 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जो पहले नवंबर 2020 में प्रस्तावित था, किंतु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित करना पड़ा था। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। इस बोर्ड में 24 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आहूत किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF का प्रावधान किया गया, जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे, ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020
तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते पर अब तक 195 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। पृथ्वी काल अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को मनाया गया, जबकि वर्ष 2022 में पृथ्वी काल 26 मार्च को मनाया गया। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके। प्रश्न संख्या 1, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो ये 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। पॉइंट नंबर 3, विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष 1,000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही केवल सही है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 केवल सही है। तो ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए। अतः कथन 2 सही है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई है। अतः कथन तीसरा गलत है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है। अतः कथन 1 भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो ये था पेरिस में। ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन ऑप्शन ए स्टॉकहोम में वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया। नहीं।
बी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। सी दूसरा ऑप्शन सही है। सी जोहान्सबर्ग में वर्ष 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया। नहीं। संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में किया गया। नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई थी? तो ये था UNFCCC सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय UNFCCC सचिवालय ने मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। और ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। एक्सप्लेनेशन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। नहीं। यह विकासशील देशों के कार्यक्रमों एवं नीतियों का समर्थन करेगा। बी सही है। विकासशील देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। यह भी सही है। यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। यह भी सही है। तो जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 30 दिसंबर 2010 के मध्य आहूत किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF का प्रावधान किया गया जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। क्वेश्चन नंबर 8, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। यह कथन सही है। इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो यह कथन गलत है। यहाँ पे केवल एक सही होगा। तो ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन और न्यूनीकरण की प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह UNEP और यूनेस्को का उपक्रम है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह कथन सही है। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने का आंदोलन है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका सी। एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी काल अर्थ आर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने में आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 PM से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को मनाया गया, जबकि वर्ष 2022 में पृथ्वी काल 26 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10,
संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो ये था न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो ये था समुद्री जल, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सके।